बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स डिमांड और सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आज हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और वो तमाम कंसेप्ट्स जो हमने थ्योरेटिकली पढ़े हैं उनको हम देखेंगे कि मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये वर्जन मैथमेटिकल वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स कितना यूज़फुल है इसका भी आपको अंदाज़ा होगा। शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें याद दिला दें। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था। लॉ ऑफ डिमांड में एक अहम चीज़ जो आपको बताई गई थी वो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और ये भी बताया गया था कि डिमांड को डिटरमिन करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह से डिमांड को द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, फैशन, टेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं एट्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं। वही बात जो हम थ्योरेटिकली आपको बताते थे उसको हम देखेंगे कि मैथमेटिकली किस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है, और डिमांड फंक्शन की इक्वेशन किस तरह से होती है और उसको डिराइव कैसे किया जा सकता है। ठीक है। सो जैसे कि आप देखें, आपको प्राइसेस मालूम हैं तो आप डिमांड किस तरह से मालूम कर सकते हैं, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किस तरह से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन आज देखने की कोशिश करेंगे। सो हम शुरू करते हैं डिमांड फंक्शंस इक्वेशन से। देखिए, हमें मालूम है क्यू डी is equal to f of p income, price of substitute and taste. Let's say कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है इट्स ओन प्राइस, इनकम पर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट पर और टेस्ट पर। फिर हमने आपको ये बताया था कि शॉर्ट रन के अंदर इनकम भी नहीं बदलती, शॉर्ट रन में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं बदलती, शॉर्ट रन में बंदे की पसंद और नापसंद भी नहीं बदलती। ठीक है, ये बातें आपको याद होंगी। ठीक है, अगर हम इनको अज्यूम कर लें कि ये बदलती नहीं है तो ये चीज़ हम इस तरह से लिखेंगे, क्यू डी इज़ एफ ऑफ प्राइस, इनकम जो कि चेंज नहीं होती, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो कि चेंज नहीं होती, टेस्ट जो कि चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से जब हम अज्यूम कर लें कि ये चीज़ें जो है वेरिएबल चेंज शॉर्ट रन में नहीं होते, तो ये फंक्शन किस तरह से बन जाएगा, क्यू डी डिमांड इज फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब प्राइस बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती, और जब प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर होता है, बढ़ जाते। तो आपने देखा कि ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ, नेगेटिव। कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव, राइट। सो देखिए, इस नेगेटिव रिलेशनशिप को हम इक्वेशन में इस तरह से बताएंगे। देखें, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब आप देखें कि ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है, और ये बात हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता चल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिमांड जो है वो लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन हम अज्यूम करते हैं इस जगह से कि P1 और Q1 पहली प्राइसेस हैं, ओके। उसके बाद प्राइस बढ़कर P2 और क्वांटिटी जो है वो Q2 हो जाए।
ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व is equal to change in quantity divided by change in price. So change in quantity आपको याद है Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1, ठीक है। तो ये आपकी डिमांड कर्व की स्लोप है, ठीक है। अब आप फर्ज कीजिए एक डिमांड कर्व है जिस पर 2 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट पर प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1, और दूसरे पॉइंट पर प्राइस P2 हो गई और क्वांटिटी जो है वो P2 हो गई। तो अब आपको उसका स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप आपको याद है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो हमने स्लोप ऑफ डिमांड का Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 लिख ली। अब हम अज्यूम करते हैं कि उस डिमांड के ऊपर कोई और पॉइंट है, ठीक है, और वो Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P माइनस P1 है, ठीक है। अब चूंकि आमतौर पे डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, तो हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो सेम होगी। चूंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स के ऊपर स्लोप सेम होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर तमाम पॉइंट्स पर स्लोप सेम है तो ये जो पॉइंट पर स्लोप है और ये जो ऊपर हमने स्लोप निकाला है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ये इक्वल होंगे, दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q माइनस Q1 एंड P2 माइनस P1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय P माइनस P1 आ जाए। सिंपली हमने ऊपर वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें, ठीक है, अब देखिएगा मैं इसे रीअरेंज करता हूँ। Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। देखा आपने? तो ये हमारे पास फार्मूला ऑफ डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन आ गया। फार्मूला ऑफ डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन हम इस तरह से हमने हासिल कर ली। अब आप देखिए इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज़ को जो है सब्स्टिट्यूट करके किस तरह से डिमांड इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं। लो, अगर हम अज्यूम कर लें कि P1 इज़ इक्वल टू 80, P2 इज़ इक्वल टू 60 और Q1 इज़ इक्वल टू 10 एंड Q2 इज़ इक्वल टू 20। सो देखिए ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पहली प्राइस जब 80 थी और उस वक़्त जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 10 थी, और जब प्राइस P2 हो गई यानी कि प्राइस 60 हो गई तो जो क्वांटिटी है वो बढ़कर 20 हो गई। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप चाहते हैं कि आप इक्वेशन जो है वो डिराइव करें डिमांड के। सो वेल यू रिमेंबर द फॉर्मूला Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। ठीक है, अब आपने ये वैल्यूज़
जो हमने ऊपर आपको बताई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी। अब सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सो Q माइनस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 80 इंटू P माइनस P1 वॉज 80। ओके, सो अब इसे आप जो है वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो ये बन जाएगा Q माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय माइनस 20 इंटू P माइनस 80। नाउ Q minus 10 is equal to 1 divided by 2, remember minus 2 into P minus 80. Now it would be Q minus 10 is equal to minus 1 by 2 P plus 1 by 2 into 80. Okay, so this would become Q minus 10 is equal to minus 1 by 2 into P minus 80. I am rewriting this equation so that you can see how we solve that. So it will become Q is equal to 10 minus 1 by 2 P plus 1 by 2 into 80. This would become Q is equal to 10 minus 1 by 2 P plus 40. Ultimately this equation will become Q is equal to 50 minus 1 by 2 P. So this is how, look at this, we derive the demand equation with the help of the information जो हमें दी गई थी, यानी कि P1 80 है और P2 60 और Q1 10 and Q2 20, यानी कि when price was 80 हम डिमांड जो 10 थी और जब प्राइस बढ़कर कम होकर 60 होगी तो डिमांड बढ़कर 20 होगी। तो उसकी मदद से हमने ये इक्वेशन ड्रॉ जो है वो डिराइव कर लें, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की मदद से हम जो है वो शेड्यूल भी बना सकते हैं। लो, you know Q is equal to 50 minus 1 by 2P. Okay, now draw a line here like that, right? Start assuming price is here. Okay, so let's say price is 20. Okay, so substitute 20 in the above equation. That would become 50 minus 20, that is 30. Assume it's like 30. Okay, now it will become, substituting 30 into the above equation, so it will become 50 minus 15, and what would be that? 35. Now look, when the price is 20, substituting it will become 40. Okay, when price is 30 it will become 35. Now if it is price is 40, look, price is increasing, price बढ़ रही है तो डिमांड क्या कर रही है, गिर रही है। अब इस P में जो है हम 40, what we'll do is that 40 substitute करें, so 40 substitute करने से divided by 2, that will become 20, so the answer will become 50 minus 20, that is 30. Likewise if it is 60
it will become, right? You understand? In the same way, we assume here 80, we'll get the here different quantities. You can calculate it yourself, and this is how we can get the schedule. Later on we can, if we want to draw it, we can draw it as well, right? Here quantities, and here it is prices. We can, if we draw it, it would be like that. Okay, so this would be the demand curve. So we can, with the help of the information which we had earlier, that is two prices and two quantities, we can derive with the help of a formula the demand curve, and then we can उसका शेड्यूल बना सकते हैं, और उस शेड्यूल की मदद से हम जो है वो डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ विल टेक एन एग्जांपल एंड विल assume a consumer purchases 20 pen at the price of 5 per pen, while the demand for pen decreases to 15 when price is 10 per pen. Derive the demand equation. So listen to it very carefully. A consumer purchases 20 pens at the price of 5 per pen, while the demand for pen decreases to 15 when price is rupees 10 per pen. Derive the demand curve. So what is the question? Derive the demand curve. So initially use the information. P1 is 5, Q1 is 20, price become P2 increased 10. What happened to demand? Q2 is 50. Okay, now these are the information you have. Now what is the question? Derive the demand equation. Derive the demand equation, and उस इक्वेशन की मदद से आपने एक शेड्यूल बनाना है और फिर उसको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो यू रिमेंबर द फॉर्मूला वाज Q minus Q1 equal Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 into P minus P1. So substitute the value in the formula. You'll get Q minus Q1 was 20 equal 15 minus 20 divided by P2 10 minus 5 and P minus P1 was 5. So if we solve this equation, we'll get Q is equal to 25 minus P. So this is the equation we. Now if somebody asks you to derive a demand schedule, what you can do is that draw line here and start assuming P is, let's say, 5, then Q will become 20. If it is 10, it will become 15. If it is 15, the quantity demand will become 10, and if it is 20, it will become 5. Then you can draw this schedule and you can get the demand curve. So this is how, with the help of a formula, we can derive the demand curve. Now again, law of demand and law of supply, very important. Law of supply में आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि there exists positive relationship between price and quantity supply. Remember? और हमने आपको बताया था कि सप्लाई के ऊपर जो है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो एक तो प्राइस को, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, weather. Okay, so these are the determinants of the supply. So we can write this like quantity supply is function of mean depends upon 1 price, 2 weather, 3 let's say cost of production, and then technology, right? और हमने आपको ये भी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है प्राइस बढ़ जाए सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिर जाए सप्लाई गिर जाती है, बशर्ते कि दीगर हालात बदस्तूर रहें. व्हाट आर देयर
दीगर हालात, ओके, नाउ राइट इट डाउन, राइट, QS is F of P W C टेक्नोलॉजी। ओके, सो वेदर शॉर्ट रन में नहीं बदलता, कॉस्ट नहीं बदलती, टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं बदलती, ठीक है। सो अब सप्लाई का फंक्शन क्या बन गया, क्वांटिटी सप्लाई इज फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस, ठीक है। नाउ रिमेंबर, प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस गिर जाए तो क्वांटिटी सप्लाई गिर जाती है। रिलेशनशिप कौन सा बना, पॉजिटिव, ओके, द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, हेंस वी कैन से दैट Q is equal to A plus B P. This is the standard equation of supply. So the same way we have derived the demand function, उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स पर चलते हुए हम जो है वो सप्लाई फंक्शन भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिमेंबर, फर्ज कीजिए P1 एंड Q1 P2 and Q2, these are the 2 points on the supply curve, okay. Slope of supply curve, remember that is Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1, okay. This is the slope of supply function. Now assume any point on the supply curve and remember आमतौर पे supply curve straight line है होती है, तो अब एक और पॉइंट है Q minus Q1 divided by P minus P1। सो अगर हम ये एक और पॉइंट है जो सप्लाई कर्व के ऊपर लाई करता है, तो ये एक स्लोप है और दिस इज द अनदर स्लोप। सो ये दोनों स्लोप्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर स्लोप्स आपस में बराबर होती हैं। सेम वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करें और देखें हमारे पास वही Q माइनस Q1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। दिस इज द सेम जो कि हमने डिराइव की थी इन केस ऑफ डिमांड। ये वही फार्मूला है, वैसा ही फार्मूला है, और हम उस तरह से जो है वो एक फार्मूला हमने डिराइव किया जिसकी मदद से हम डिमांड की सप्लाई की इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कुछ वैल्यूज़। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, P1 इज़ इक्वल टू 60, P2 इज़ इक्वल टू 80, Q1 is equal to 10 and it is Q2 is equal to 20। सो ये वैल्यूज़ जो हमने अज्यूम किए हैं इनको आप इस फार्मूला में रखें तो आपको जो है वो जो इक्वेशन हासिल होगी वो Q is equal to 20 प्लस 1/2P। तो इस तरह से हम सप्लाई की इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं, और फिर इस सप्लाई की इक्वेशन की मदद से हम सप्लाई का शेड्यूल बना सकते हैं, और फिर उस शेड्यूल की मदद से हम सप्लाई का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। देखा आपने कि इस प्रोसेस से हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न हुई। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करें Q is equal to 4 plus 2P. This is supply equation. Okay. Now
question is find quantity supply if P is equal to 2, 4, 6. Okay, now what you'll do is that write the P here and Q is equal to 4 plus 2P. If P is equal to 2, Q will become 8 by substituting P, right, 2 in this above equation, तो हमारे पास ये 8 आ जाए। और अगर हम 4 प्राइस को अज्यूम करें तो ये हमारे पास 12, और अगर हम 6 अज्यूम करें तो 6 2s are 12, 12 plus 4 16. Then we can draw this one. Here quantity, this axis is price, it would be like, okay, this is how we can draw a supply curve. Now the final thing today for today's lecture is demand and supply equilibrium. देखिए, डिमांड हमें बताती है कि मुख्तलिफ कीमतों पर एक कंज्यूमर कितनी चीज़ ख़रीदना चाहता है, और सप्लाई हमें बताती है मुख्तलिफ कीमतों पर एक प्रोड्यूसर कितनी चीज़ बेचना चाहता है। जहाँ पे आपको याद है डिमांड का एक नेगेटिवली स्लोप कर्व होता था और सप्लाई का एक पॉजिटिवली स्लोप कर्व होता है। जहाँ पर ये दोनों कर्व्स जो है एक दूसरे को कट करें, वो पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पर कंज्यूमर उस प्राइस पे ख़रीदना चाह रहा है और प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है, और जितना कंज्यूमर ख़रीदना चाह रहा है उतना ही प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की मदद से हमें न सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस मालूम हो सकती है बल्कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस वो कीमत होती है जिस पर कंज्यूमर बेचना और कंज्यूमर ख़रीदना और प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा होता है। ठीक है, सो हम जो है वो मैथमेटिकली जो है वो आज जो है डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। राइट, अब आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि -20 + 3P ये सप्लाई की इक्वेशन, ठीक है, ये प्लस का साइन जो प्राइस के साथ है उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये सप्लाई का इक्वेशन है। और QD इज़ इक्वल टू 220 - 5P। नो, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर, क्वांटिटी सप्लाई इज 20 + 3P and quantity demand is 220 - 5P. Okay, now solving this equation for P, so 3P plus 5P is equal to 220 plus 20. So it will become 8P, it will become 240. Now P is equal to 240 divided by 8. So use your calculator. P will become 30. So this is the equilibrium price. Okay, now substitute it either in this equation or substitute it either in supply equation. Here you will get the same answer. Okay, just substitute it one of them. So Q is equal to -20 plus 3P. So Q is equal to -20 plus 3 into 30. So Q will become, you can see 90 minus 20, that is 70. So equilibrium quantity is 70. Okay, so equilibrium price is 30, equilibrium quantity is 70. Okay, so this is how we can find the equilibrium price and equilibrium quantity. Now next question is,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मालूम करें, तो फिर हम किस तरह से ये जो है वो प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। सो अगरचे कि आपको अच्छी तरह से ये हमने समझाया था, अगर इक्वेशन QS इज इक्वल टू -20 + 3P और QD इज इक्वल टू 220 - 5P, ओके। और इक्विलिब्रियम प्राइस इज 30 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 70। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो आपको याद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला? इट इज डेल्टा Q ओवर डेल्टा P into P over Q. Remember? So delta Q over delta P is the slope of the curve, right? And you remember what is the slope of demand curve? Remember that one. Okay, so substitute this over here, okay, and price, equilibrium price is 30 and equilibrium quantity is 70, just substituting the value. -5 into price is 30 and 70, okay. So this is how you can find the elasticity of demand. Now use your calculator and you can find the exact value, and don't forget to put sign of modulus over here. Modulus sign, just ignore this negative sign, okay. आपको पता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द सेम फॉर्मूला, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P into P over Q. Now where is the slope? You can see, okay, just substitute it right here, okay. And you remember the equilibrium prices, and now it is 3 multiplied by 30 over 70. Use your calculator and you will get the answer. So this is how हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इलास्टिसिटीज भी मालूम कर सकते हैं। Now another question, effect of taxes on equilibrium price and equilibrium quantity. Effect of taxes on equilibrium price and equilibrium quantity. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि कंज्यूमर पर गवर्नमेंट ने 5 रुपए टैक्स लगा दी कंज्यूमर पर, ठीक है, तो अब जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, उस प्राइस में +5 कर देंगे। फर्ज करें प्राइस 10 थी और 5 रुपया जो है वो पर यूनिट टैक्स लगा, तो इट मीन हाउ मच कंज्यूमर विल पे 15। सो व्हाट विल, हमने किया क्या कि 10 में 5 ऐड कर दिया, ठीक है। और अब प्रोड्यूसर को देखें, अगर ये टैक्स प्रोड्यूसर पर लगे फिर क्या होगा? तो प्रोड्यूसर की जो कीमत वो वसूल कर रहा था, ठीक है, जो कीमत वसूल कर रहा था उसमें से 5 कम हो जाएंगी, 5 कम होकर गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अगर वो 10 रुपीज़ वसूल कर रहा था उसमें से कितने डिडक्ट हो गए? 5 रुपीज़। सो कंज्यूमर इज गेटिंग 5, रेस्ट ऑफ 5 इज गोइंग टू द गवर्नमेंट, ओके। सो अंडरस्टैंड, याद रखिएगा कि जब कंज्यूमर पर टैक्स लगता है तो आप कंज्यूमर की इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन में प्राइस में उतने यूनिट प्राइस में जो है वो ऐड कर देते हैं, और अगर प्रोड्यूसर में पर लगता है तो सप्लाई इक्वेशन में प्राइस से उतने यूनिट माइनस कर देते हैं। अभी हम करेंगे, आपको ज़्यादा वाज़े होगा, ठीक है। सो फर्ज कीजिए
ये दो इक्वेशंस जो आपके सामने लिखी हुई हैं, क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2p एंड क्यू एस इज इक्वल टू 3p माइनस 50। तो ये आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर व्हाट विल बी द इफेक्ट on equilibrium price and equilibrium quantity if government imposes tax ₹5 per unit on firm. Third question is what will be effect on equilibrium prices and equilibrium quantity if government imposes tax 5 per unit on consumer. Okay, and third one is what will happen that if this tax is imposed both on consumer and firms. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन इज 5 रुपए टैक्स किस पर, प्रोड्यूसर पर, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। थर्ड 5 रुपए टैक्स कंज्यूमर पर, फिर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर 5 रुपए कंज्यूमर पर भी और 5 रुपए प्रोड्यूसर पे भी टैक्स लग जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट, ओके, ऑन इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1, ओके, द क्वेश्चन 1 हियर विल स्टार्ट विद। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी, okay, substitute the value, that is 3p minus 50 equal to 100 minus 2p. Okay, now all right, 3p plus 2p is equal to 100 plus 50. It will become 5p is equal to 150. So you can find p is equal to 150 divided by 5. So price would become equilibrium price 30. Equilibrium price. Equilibrium quantity, just substitute this value in one of the above equation, right? So q is, let's say, 100 minus 2p. So q is equal to 100 minus 2 into 30. So q will become 100 minus 60. So equilibrium quantity is 40. So this is equilibrium price and equilibrium quantity. So remember, equilibrium price is 30 and equilibrium quantity is 40. Okay, so अगर ये हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। उसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो question 1 was find equilibrium price and equilibrium quantity. So we solved this. Now we'll go to the second question. Okay, second question was that what will be effect on equilibrium price and quantity if government imposes tax ₹5 per unit on firm. So first of all, write the standard equation. QD is equal to 100 minus 2p and QS is equal to 3p minus 50. So these are the equation. Now हमने करना क्या है, 5 रुपए टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया किस पर, फर्म के ऊपर। इट मीन्स सप्लाई वाले फंक्शन को हमने देखना है और उसकी प्राइस में हमने, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने जो है वो QS इज इक्वल टू 3 इंटू प्राइस, और इस प्राइस में से 5 किसके पास चले गए, गवर्नमेंट के पास चले गए, ठीक है, एंड माइनस 50. Okay, what will be the equation? Quantity supply is 3p minus 15 minus 50. So this equation will become QS is equal to 3p minus 65. This is the new equation, right, after imposing of tax. Now find the equilibrium price and quantity. What is the condition?
QS is equal to QD. What is QS? Now 3P minus 65 equal to 100 minus 2P. Solve it for price. So it will become 3P plus 2P equal to 100 plus 65. So 5P is equal to 165. So P is equal to 165 divided by 5. Now 33. So this is the equilibrium price. Now equilibrium quantity, we'll find it. Substitute in any equation. Let's say 3P minus 65. Substitute the value, we'll get the equilibrium quantity 3 into 33 minus 65. So Q is 99 minus 65. Okay, so Q is 34. Now this is the equilibrium price and equilibrium quantity after the imposition of 5 rupees per unit tax on firm. So हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ा. So आपको याद होगा बगैर टैक्स के इक्विलिब्रियम में हमने ये देखा इक्विलिब्रियम प्राइस 30 थी और क्वांटिटी 40 थी. अब इक्विलिब्रियम प्राइस 33 हो गई और क्वांटिटी 34 हो गई. सो हमने देखा कि प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ बढ़ गई और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 6 रुपये कम हो गई. तो ये टैक्स इम्पोज हुआ था फर्म के ऊपर. नाउ विल गो एंड सी व्हाट हैपन्स इफ द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर पर यूनिट. राइट, नाउ अगेन वी हैव टू रीराइट द इक्वेशन दैट इज QD is equal to 100 minus 2P and QS is equal to 3P minus 50. Okay, now see, now tax is on consumer, that is QD is equal to 100 minus 2 into P plus 5 rupees per unit tax on consumer, because consumer has to pay 5 rupees additional. Okay, so we added it. Now it will become QD is equal to 100 minus 2P minus 10. So QD will become 90 minus 2P. Now this is basically new demand equation after imposition of tax. Now find the equilibrium price and quantity. Again write the equilibrium condition, that is now 3P minus 50 equal to quantity demand, that is 90 minus 2P. Solve it for price. So 3P plus 2P is equal to 90 plus 50. See, so 5P is equal to 140. So equilibrium price will be 140 divided by 5. So equilibrium price, now 5 2s are 10, that will become 28. So here we go. So find the equilibrium quantity. Let's say it's 90 minus 2P and Q is equal to 90 minus 2 into 28. So Q is equal to 90 minus 56. Okay, so Q will become 34. ओके, आपने देखा कि अगर
5 रुपये टैक्स कंज्यूमर पे लगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या चेंज आती है? गो बैक टू दैट स्लाइड, सी इक्विलिब्रियम प्राइस 30 थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 40 थी। कंज्यूमर पर टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस 28 हो गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 34 हो गए। तो हमने देखा कि कंज्यूमर पर टैक्स लगने से क्या असरात होते हैं और प्रोड्यूसर पर टैक्स लगने से क्या असरात होते हैं। अब आखिरी चीज़ हम देखेंगे कि अगर ये टैक्स 5 रुपये पर यूनिट टैक्स कंज्यूमर पे भी लग गया और 5 रुपये पर यूनिट टैक्स प्रोड्यूसर पे भी लग गया, ठीक है। सो what we'll do is that now rewriting the equation again, that is Q is equal to 100 minus 2P and QS is equal to 3P minus 50, just it is QD. Okay, now 5 rupees tax on consumer and producer, so QD will become 100 minus 2 into P plus 5, so QD is equal to 100 minus 2P minus 10, so QD will become 100 minus 100 minus 2P minus 10, that would be QD is equal to 90 minus 2P. This is the after tax. Now QS is equal to 3 into P minus 5 minus 50. Now QS is equal to 3P minus 15 minus 50. So QS is equal to 3P minus 65. This, remember, this is equal to, okay. Now this is the supply equation after tax. Now equilibrium. What is the equilibrium condition? That is QS is equal to QD. What is QS? That is 3P minus 65 equal to 90 minus 2P. Solve it for P. So 3P plus 2P is equal to 65 plus 90. So 5P is equal to 155. Now P is equal to 155 divided by 5, so P will become 31. So equilibrium price is 31. Substitute any of the equation above. Okay, so let's say Q is equal to 90 minus 2P. So Q is equal to 90 minus 2 into 31. So Q will become 90 minus 62. And Q is equal to 28. Equilibrium price is 31 and equilibrium quantity is 28. Now compare it with here. Equilibrium price was 30 and equilibrium quantity was 40 when there was no tax neither on consumer nor on producer. जब consumer और producer दोनों पर टैक्स लगा तो आप देखिए equilibrium price 28 and equilibrium quantity 31. Beg your pardon, equilibrium price is 31 and equilibrium quantity is 28. So well, हमने देखा कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई इक्वेट होके मार्केट इक्विलिब्रियम बनाती है। जब हम डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखते हैं तो उससे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाती है तो उसकी बेस पर हम
इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बेस पर इलास्टिसिटी भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से हम with the help of information we can derive the demand, and किस तरह से with the help of demand we can derive a schedule, and with the help of schedule we can draw a demand और supply curve। इसके साथ साथ किस तरह से इक्विलिब्रियम पे क्या असरात पड़ते हैं जब टैक्स गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर पे लगाए, फिर क्या होता है जब प्रोड्यूसर पे लगाए, फिर क्या असरात होते हैं, और जब ये टैक्स दोनों पर लगाए जाएं तो फिर क्या असरात होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिमांड और सप्लाई के कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखे, और हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई को समझना और सीखना किस कदर यूज़फुल है रियल लाइफ के हवाले से। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। उसमें हमने जो है वो डिमांड का फंक्शन डिराइव करना सीखा, उसके साथ हमने उसकी ऐसा फार्मूला डिराइव किया जिसकी मदद से हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। फिर हमने इक्वेशन की मदद से शेड्यूल किस तरह से बनाया जाता है वो देखा, और फिर शेड्यूल की मदद से जो है डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है। उसके बाद हमने सप्लाई के हवाले से देखा कि सप्लाई का फंक्शन कैसे डिराइव किया जाता है, फिर सप्लाई के फंक्शन से इक्वेशन, और फिर इक्वेशन से शेड्यूल, और शेड्यूल से डायग्राम किस तरह से डिराइव की जाती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई जो है उनका इक्विलिब्रियम देखा किस तरह से हासिल किया जा सकता है। हमने आपको बताया कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो वो बेसिक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। जब हम डिमांड और सप्लाई को इक्वल करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल हो जाती है। फिर हम उस इक्विलिब्रियम प्राइस और उस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इलास्टिसिटीज भी मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें टैक्स जो है की इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए कि कंज्यूमर पर या प्रोड्यूसर पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसकी मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि क्या असरात मुरतब हो रहे हैं प्राइस पर और क्वांटिटी के ऊपर मार्केट के अंदर ड्यू टू दैट टैक्स वो सिर्फ कंज्यूमर पे लगाया जाए, सिर्फ प्रोड्यूसर पे लगाया जाए, या दोनों पे लगाया जाए, तो क्या असरात होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत कारआमद रहेगा, और इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जो है अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और याद रखिएगा, थोड़ा सा देख के भी आइएगा कि अगला हमारा टॉपिक जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर के हवाले से हम उसमें यूटिलिटी, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसके हवाले से हम यूटिलिटी को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यूटिलिटी के हवाले से होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।